नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ। और इस समय जो हमारा आगाज है वो है एसएससी जीडी का। और इस समय जैसे ही एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया था, आपके दिलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी कि आ गई एसएससी जीडी की वैकेंसी। जो बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उन सब की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आती है वैसे हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो उस हार्ट बीट को बढ़ा रहने दीजिए, उस प्रेशर को बढ़ा रहने दीजिए, और वो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ आज के सेशन में, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको लेकर चलने वाला हूं। और जैसे आप सब जानते हैं कि आज है संडे, और संडे क्लास स्पेशल होती है, और उसमें हम बातचीत ज्यादा ना करते हुए सिर्फ क्लास पे फोकस करते हैं, और इसके बाद बाकी के दिन कंटिन्यू किया जाएगा। तो सभी लोग जुड़ जाओ। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को आपके सबके सामने एक एक क्वेश्चन को लेकर जो है इंप्रूव करता हूं, और एक एक क्वेश्चन आप सबके सामने आते जाएंगे, और एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। तो यहां देख रहे हैं एसएससी जीडी, और वर्दी देखो आप सबके सामने कितनी बनी हुई है, और इसी आपको वर्दी की भीड़ में आपको शामिल होना है। और आपको यह सपना होना चाहिए, ये ट्रेनिंग पीरियड की है, और ट्रेनिंग पीरियड में जब आप बढ़ते हैं तो कितना खूबसूरत लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, और शुरुआत करता हूं मैं एक एक क्वेश्चन का। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर देख पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इससे पहले एग्जाम में पूछे गए थे, वो एक के क्वेश्चंस में आप सबके सामने लेकर आता हूं। कल की क्लास में मैंने एक क्लास आपको सॉल्व करा दी थी, और आज की क्लास में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। इसी प्रकार से जितने प्रीवियस ईयर अभी तक जितने भी एसएससी में, एसएससी जीडी के एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन आए हैं, मैं सारे एक एक करके आपको सॉल्व करा दूंगा। और इसी के बाद जो है, जब ये सारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा, फिर मैं अपने मन से कुछ क्वेश्चन जनरेट करके जो अति संभावित प्रश्न होंगे उनको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूंगा। ठीक है, तो चलिए तैयार हैं सभी लोग? जल्दी से बोलिए, सभी लोग तैयार हैं क्या प्रश्नों को करने के लिए? तो कॉपी और पेन लेकर बैठना। ये नहीं कि सर मैं कॉपी पेन लेके नहीं बैठा, या मेरे पास नहीं है, मैं आंसर नहीं दे पा रहा, या गलत हो गया, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, और सॉलिड आंसर चाहिए, ये बात आपको ध्यान देना होगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज की क्लास की। तो क्लास में चलने से पहले यहां पर आप सब एक बात देख लीजिएगा कि अपनी हिंदी गेट मात्र 299 में, तो नितिन सर के द्वारा जो हिंदी है, तो यहां पर देख पा रहे होंगे अपनी हिंदी जो नितिन सर के द्वारा जो हिंदी की बुक आप सबके सामने लेकर आए हैं, तो ये मुझे संपूर्ण हिंदी व्याकरण तथा साहित्य के साथ में ये हिंदी की बुक आप सबके सामने है। तो अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, नितिन सर के द्वारा लिखी बुक आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है इस बुक को लेकर पढ़ लेनी चाहिए। चलिए आइए चलते हैं अब प्रश्न में। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपका शुरू हो चुका है, तो एक एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे। तो सीरीज का प्रश्न है, इस सीरीज को बनाइए और बताइए कि इस सीरीज का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ भाई, क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग। सावधानी के साथ बनाना है, तो पहले आपको बताना है कि यहां पर क्या आने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ने वाले हैं, तो बातचीत ना करते हुए जितना तेजी से हो सकेगा इन प्रश्नों को समाप्त करना है। तो यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए, तो यहां पर 5 और 3 कितना है? 8 है। 8 और 5 कितना है? 13 है। 13 और 7 कितना है? 20 है। और 20 और 9 कितना है? 29 है। तो दोस्तों यहाँ 3 2 5 2 7 2 9 11, तो 9 और 1 कितना आएगा? 10 आएगा। और 2 1 3 और 1 कितना आएगा? 40। तो 29 और 11 40, और 40 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यहां पर जो आपकी श्रृंखला जा रही है, तो यहां पर 40 आएगा, और यहां पर 40 और 53 में 13 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। तो यहां पर हमको सीरीज मिल चुकी है। पहला प्रश्न का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 40 मतलब 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर पहला जो आपकी स्क्रीन पर गया है, उस प्रश्न का जो सही जवाब होगा पहला वाला होगा, 40 मतलब 40। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए। कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान हैं, और जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत को चुनना है। तो बताइए कि इनमें से क्या विषम होगा, ये आपको ध्यान से बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। 625, 1185, 125 और 25 में क्या डिफरेंट होगा? ध्यान से देखो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे करेंगे तो आंसर आप सबको जो है जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां जो 1185 लिखा, मुझे यहां पर थोड़ा सा फॉल्टिंग नजर आ रही है। तो 1185 की जगह आप 115 लिख लो। कितना लिख लो? आप 115 लिख लो। तो ये 115 होगा, ना कि 1185 होगा। ये प्रश्न गलत था। तो यहां 625, 115, 125 और 25। अब आपको आंसर बताना है कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। जल्दी से बताओ भैया, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब।
जल्दी से बताओ भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर ध्यान से करेंगे तो आंसर आप सबको जो है जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहां पर देखो ये क्या है 5 5 25 25 पंच 125 छक्का 125। तो हम कह सकते हैं कि 5 की पावर क्या है 4 है, ये 25 का स्क्वायर है। इसके बाद ये क्या है 5 5 25, ये 5 का क्यूब है और ये क्या है 5 का स्क्वायर है। तो ये 115 ये 5 के गुणनखंड में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो 23 पंचे 115 होता है। अगर 5 में 23 का गुणा कराएंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10 और 11 115 आएगा। तो ये गुणनफल में नहीं आएगा 5 के, तो इसलिए सेकंड वाला क्या होगा असंगत हो जाएगा। असंगत संख्या को चुनना था तो असंगत संख्या 115 आएगी। क्या आएगी 115 आएगी। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर 115 बताया होगा उन बच्चों का आंसर सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं 2 प्रश्न आपके हो चुके हैं और दोनों प्रश्नों के आंसर आप सबने दिया है। तो प्रश्नों की संख्या को आप सब काउंट करते चलिएगा कितना स्कोर गया और लास्ट में आपको स्कोर बताना होगा। तो चैलेंज होगा आपके लिए, क्योंकि ये समझो कि आप पेपर दे रहे हो, 2019 का पेपर है और 2019 के पेपर में समझो आप सब बैठे हो और ये प्रश्न आप सबके सामने एग्जाम हॉल में है। ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए आपको प्रश्न को सॉल्व करते वक्त। तो यहां पर कह रहा है कि भाषा हिंदी और मलयालम में आपका डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम का प्रश्न है, तो भाषा हिंदी और मलयालम का डायग्राम बनाइए और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि हिंदी और मलयालम की बात करें तो दोनों को दोनों अलग अलग भाषा है। हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, मलयालम एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन दोनों को दोनों क्या है भाषा है, भाषा का पार्ट है, इसलिए दोनों भाषा के अंडर में आएंगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। तो तीसरे का जो आंसर होगा तीसरा वाला, अगर तीसरे का आपने तीसरा किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। कह रहा है कि एक चिकित्सा प्रतिनिधि 6 अस्पतालों ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक में एक दिन में एक बार जाने की योजना बनाता है। क्या कह रहा है कि एक चिकित्सा प्रतिनिधि 6 अस्पताल है उसके पास और 6 अस्पतालों के नाम क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। एफ में से प्रत्येक पर एक दिन में एक बार जाने की योजना बनाता है, मतलब हर अस्पताल में वो एक एक दिन जाने की योजना बनाता है। वह निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिन के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित कर रहा है। उसने क्या किया, उसे बी और ई से पहले ए पर जाना चाहिए। उसने कहा कि बी और ई से पहले ए पर जाना चाहिए, मतलब ए पर वह जो है ए पर बी और ई से पहले जाता है, मतलब बी और ई जो है बाद में जाता है, ए को पहले जाता है। उसे डी से पहले बी पर जाना चाहिए। उसने कहा कि डी से पहले बी पर जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि डी जो है बी के बाद आएगा। फिर उसने कहा कि वह जिस तीसरे अस्पताल में जाता है वह सी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा अस्पताल उसका सी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या आ जाएगा, तीसरा अस्पताल उसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ऐसा प्रश्न यहां पर क्या है, तो तीसरा अस्पताल अगर सी होगा तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हो सकता है जो मतलब इसको जो है दर्शाता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि उसका जो तीसरा अस्पताल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो दोस्तों हमें यह ध्यान देना होगा, तो तीसरा अस्पताल अगर सी होगा तो यहां पर आपको सी को लाना होगा और ई यहां बाद में जाएगा। तो ए बी सी और इसके बाद ई और इसके बाद डी और इसके बाद क्या जाएगा ए बी सी और इसके बाद क्या होगा ए बी सी और इसके बाद क्या होगा डी, क्योंकि जो है डी में जाएगा और डी के बाद किस में जाएगा ई में और ई के बाद किस में जाएगा एफ में। तो ये वाला क्रम आपका बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला क्रम बनेगा। एक बार ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है कि उसे बी और ई से पहले ए पर जाना चाहिए, तो बी और ई से पहले ए पर। फिर उसने कहा डी से पहले बी पर जाना चाहिए, तो डी से पहले बी पर जाता है। इसके बाद वह जिस तीसरे अस्पताल में जाता है वह सी होना चाहिए, तो उसका तीसरा अस्पताल क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्रम बनेगा। तो ये क्रम कहां है, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ कहां है, चौथा वाला। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हो सकता है जिसमें चिकित्सा प्रतिनिधि 6 अस्पतालों का दौरा करता है, तो क्रम उसका ए बी सी डी ई एफ वाला होगा और वही लगातार क्रम जिस क्रम में उस बना है वही क्रम इसमें बनने वाला है। तो चौथा प्रश्न थोड़ा सा अच्छा था और अगर ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे तो ऐसे प्रश्न हर लड़का नहीं कर पाता और जो लड़का ऐसे प्रश्नों को करके आता है तो समझो 1 पॉइंट आगे निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे इंफॉर्मेशन है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो यहां पर आपके सामने। और ये क्या है, एसएससी जीडी का लक्ष्य टारगेट बैच जो स्टडी 91 के द्वारा आप सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि 27 तारीख को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका था, 30 तारीख तक वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, 30 नवंबर तक, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें एग्जाम के जो डेट है, जो सीबीटी की डेट है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो जनवरी में होने वाला है 2023 में। और इसके बाद टोटल जो आपकी पोस्टें वो 24,300 क्या है, 69 पोस्टें हैं। यहां पर आप जो है इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल करके आप जो है स्टडी 91 के साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन
नंबर 5वां दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। जल्दी से बताओ भैया इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि कोई बिल्ली बंदर नहीं है। स्टेटमेंट में इसने बोला है कि कोई बिल्ली बंदर नहीं है। आंसर देते चलो भैया, तो बिल्ली को और बंदर को एक दूसरे से क्या करना है, दूर रखना है, क्योंकि उसने बोला है कि कोई बिल्ली बंदर नहीं है, फिर बोला कि कोई बंदर गाय नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो गाय को और बंदर को क्या करना है, दूर रखना है। अब इस बार गाय को बंदर को दूर रखना है, ये बात आपको ध्यान देना है। बिल्ली को बंदर से दूर रखना है, बंदर को गाय से दूर रखना है। तो बिल्ली और गाय चाहेगा तो रिश्ता रख सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी हमारे पास नहीं होती है। निष्कर्ष करा कि कोई बिल्ली गाय नहीं। मैंने कहा कि बिल्ली और गाय चाहे दोस्ती रख सकते हैं, तो बात गलत है। फिर कह रहा कुछ गाय बंदर हैं, तो कुछ गाय बंदर हैं, ये बात भी क्या है, गलत है, क्योंकि बंदर और गाय का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहां पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का अगर आपने तीसरा सॉल्व किया है, तो 5वें का तीसरा वाला आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब या सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्रश्न आप सब तक पहुंच पाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, तीसरा वाला। क्लियर है ना। तो चलो आंसर देते चलो सभी लोग, कमेंट में आंसर भरते चलिएगा आप सभी लोग। और इसके साथ एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये मैं कमेंट पढ़ूं या चाहे ना पढ़ूं, ये बात आपको ध्यान देना है। रोज कमेंट पढ़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी विदाउट कमेंट के भी हम सब पढ़ाई कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ दोस्तों। कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पद पहले पद से संबंधित है। तो ACE का संबंध जो EIM से है, उसी प्रकार से DFH का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, छोटा सा प्रश्न है, आप चाहेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए, अगर ए और ई का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, तो अगर ए में अगर यहां देखा जाए, इसका वैल्यू 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 9 है, और इसका कितना है 13। तो 1 में अगर 4 जोड़ दें तो 5 मिलेगा, और 3 में अगर हम कितना जोड़ दें, 3 में अगर 6 जोड़ दें तो 3 और 6 कितना 9 मिलेगा। और यहां पर इसके बाद 6 और 8, यहां पर 8 जोड़ दें 5 में, तो 5 और 8 कितना मिलेगा 13। तो यही काम यहां पर, ये 4 है, इसका वैल्यू 6, इसका 8 है। तो पहले आपको 4 जोड़ना है, तो 4 और 4 8, 8 के लिए H आएगा। फिर आपको 6 जोड़ना है, तो 6 और 6 12, 12 के लिए L आएगा। फिर आपको 8 जोड़ना है, 8 और 8 16, 16 के लिए P आएगा। तो HLP आएगा। और HLP कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो पहले का जो रिलेशन दूसरे था उसी प्रकार तीसरे का रिलेशन चौथे से हमने क्या कर दिया, बना दिया। तो पहला दूसरा का जो रिलेशन है वो तीसरा चौथे का रिलेशन बनेगा। तो यहां पर HLP आएगा। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 HLP दिया है, उन बच्चों का आंसर सही हो जाएगा। तो छठवें का चौथा वाला सही होगा। कौन सा वाला सही होगा, चौथा वाला सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। आपको ध्यान से देखना है कि ये वाली जो आकृति है किसमें अंतर्निहित है, और अगर इसको समझ गए तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो बताइए कि ये किसमें अंतर्निहित है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। आपको ध्यान से बताना है कि ये वाली जो आकृति है ये किसमें अंतर्निहित है। ध्यान से बताओ भैया कि ये जो आकृति है किसमें अंतर्निहित है, और अगर आप इसको कर ले गए तो आपका आंसर भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलिएगा भैया कि इस प्रश्न का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर सभी लोग बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि ये जो आकृति है ये किसमें अंतर्निहित हो रही है, किसमें बन रही है, ये आपको ध्यान से देख के बताना है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो आकृति है कुछ इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से जाएगी। और इसको जो है बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये आकृति कुछ ऐसे करके दी हुई है, कुछ ऐसे करके दी हुई है। और ये आकृति किस में बनेगी ये आपको ध्यान से देखना है। तो अगर इसके डायग्राम हमारे सही बने होंगे तो हम आंसर को बढ़िया विधिवत तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आकृति है ऑप्शन नंबर, बहुत से बच्चों ने कुछ बच्चों ने आंसर दिया है और बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो ये किसमें निहित होगी, ऑप्शन नंबर डी में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा उन बच्चों का आंसर बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की आकृति, देखो इसको अगर जाएंगे तो इसमें ज्वाइंट हो रहा है, ये वाली हो नहीं सकती, ये उल्टा बना हुआ है, ये कंप्लीट नहीं है, तो ये वाला सही होगा। एक उल्टा है, एक देखो ये जैसे अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसमें भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर चौथे में स्थित होगा और किसी में स्थित नहीं हो सकता, तो 7वें का चौथा वाला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करके बताना है। बताइए 50, 49, 47, 44, 40, 35 और 22 संख्या क्या होती रही है, कम हो जा रही है।
तो यहाँ पर दोस्तों 1 कम हुआ, फिर यहाँ पर 2 कम हुआ, फिर यहाँ पर 3 कम हुआ, फिर यहाँ पर 4 कम हुआ, फिर यहाँ पर 5 कम हुआ, फिर बारी है 6 की, तो 6 कम करेंगे तो कितना आएगा 29, और 29 में 7 कम कर देंगे कितना आएगा 22, तो यहाँ 29 आएगा, और 29 कहाँ है तीसरा। तो बहुत ही छोटी सी सीरीज और छोटा सा प्रश्न था। और मैं एक बात आपको बताऊं कि जितना छोटा प्रश्न आ गया उसको उतना ही तेजी से करके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि छोटा प्रश्न आ जाए उसमें भी आप समय लगा दे रहे हो, ये भी इतना भी तेजी से नहीं करना है कि गलत ही करके चले आओ, इस बात का जरूर ध्यान देना है, लेकिन कम समय में करके आगे बढ़ना है। ये बात ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 60 मिनट में आपको इस बार 80 क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चंस? 80 क्वेश्चन करना है, और ये आसान बात नहीं होगी, क्योंकि 20 इसमें रीजनिंग भी है और 20 इसमें मैथ भी है, और ये 20 और 20 जो 40 क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन वाली होंगे, और इनमें आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा, और ज्यादा समय ज्यादा समय आपका मैथ में लगेगा, और मैथ को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो कहां से समय बचाएंगे? आप जीएस को कम समय में करिए, मैथ हिंदी को कम समय दीजिए, और रीजनिंग को जितना जल्दी हो सके कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करिए, और जो समय बचे उसको मैथ में दीजिए। ये आप सबके लिए एक स्ट्रेटजी के साथ होगा। तो दोस्तों यहां पर देख पा रहे होंगे कि एमपी विधानसभा की बात की जा रही है, तो एमपी विधानसभा का जिन बच्चों का फॉर्म पड़ा होगा उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। स्टडी 91 जो है एमपी विधानसभा के बच्चों के लिए ऑफलाइन डाउनलोड बैच का प्रारंभ किया गया है। तो यहां पर ऑफलाइन बैच है, नया बैच इसका प्रारंभ है, एमपी विधानसभा की शानदार बैच प्रारंभ है, और जो बच्चे इस फॉर्म को डाले हैं, इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ भैया। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो ध्यान से प्रश्न को देखिए और बताइए। एसएससी जीडी में ऐसे प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इस प्रश्न को करिए और बताइए कि यहां पर क्या आने वाला है। सावधानी से बताओ भैया, आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से अगर देखें तो पहले इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग। तो यहां पर पहले देखो इस प्रकार से एक आकृति बनेगी ऐसी कुछ, और यहां पर उसने क्या किया है, यहां पर कलर चेंज करते हैं जिससे आसानी समझ में आए। तो इस प्रकार की एक ऐसी आकृति बनेगी। इसके बाद इस सर्कल को यहां कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बाद यहां पर एक रेखा ऐसे खींचनी पड़ेगी। फिर इसको यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर ऐसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हर जगह कंप्लीट किया है। और इसके बाद यहां पर 3 रेखाएं, 1 2 और 3 रेखाएं ऐसी जाएंगी। अब यहां पर देखो ऐसा किसमें, तो ऐसा इसमें तो सही है, लेकिन ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये वाला सर्कल गायब है तो ये गलत हो गया। इसमें ये वाला सर्कल भी है, लाइंस भी है, 3 ये भी, तो सेकंड वाला सही होगा। तो सेकंड वाला सबसे बेस्ट आंसर होगा। इसमें अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो इसमें ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं खींची गई है, इसलिए ये वाला भी क्या है, गलत है। ये तो बिल्कुल उल्टा ही बना हुआ है, तो सेकंड वाला सही होगा। तो 9 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, और जिन बच्चों ने 9 का सेकंड वाला आंसर दिया होगा उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। आइए चलते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कह रहा है कि जब दर्पण को XY रेखा पर रखा जाता है तब कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, आपको इसको जो है मिरर इमेज बनाना है, दर्पण बनाना है। तो इसका दर्पण देख के बताओ सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताओ भैया। मैंने कहा था कि जो आकृति मिरर के नजदीक होगी वो आकृति मिरर के नजदीक होगी। तो ये आकृति जब पलटेगी तो कुछ इस तरह से आएगी, कुछ आपकी जो इस तरह से आएगी, और ये आकृति जब पलटेगी तो ये देखो इस साइड में है, तो ये आपका जो है इसी साइड में रहेगा, मैं आपको बता दूं। और ये जो है आपका इस साइड में है, तो ये आपका जो है इसी साइड में रहेगा। और ऐसा कोई डायग्राम अगर बनता हुआ आपको नजर आएगा तो इसमें से कौन सा डायग्राम सही होगा ये आपको देख के बताना है। एक होगा, एक तो हो नहीं सकता, और यहां पर 4 हो नहीं सकता। अब आपको 2 और 3 में ध्यान से देखना है कि 2 और 3 में से क्या सही हो जाएगा, क्योंकि देखने में दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। 2 और 3 देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, बस अंतर ये है कि ये जो आकृति होगी इसको सेकंड वाला सही होगा। कौन सा वाला? सेकंड वाला। 2 और 3 एक ही जैसे लग रहे हैं, बस अंतर ये कि ये रेखा जो है थोड़ा सा आगे चढ़ी हुई है, यहां पर थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है। तो मुझे तो सबसे बेस्ट बी लग रहा है। वैसे तीसरा वाला भी एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन सेकंड वाले में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो सर 10वें का सेकंड वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में किचन को इतना लिखा जाता है तो कह रहा है उसी कूट भाषा में शैंपू को कैसे लिखा जाएगा। बताओ भैया, किचन के समान है तो किचन को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है शैंपू को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताओ भैया। अगर किचन को इतना लिख दिया गया तो शैंपू को क्या लिखा जाएगा। तो 11 और 1 12, 9 और 2 11, 20 और 3 23, 3 और 4 7, और यहां पर 8 और 5 13, और 6 और 5 11, और इसके बाद 14 और 7 कितना होगा 21 यू, +1 +2 +3 +4 चल रहा है, ठीक है ना।
तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से दिखे तो यहां लिखा है SHAMPOO, यही लिखा हुआ है। S की प्लेस वैल्यू 19 है, H की 8 है, A की 1 है, M की 13 है, P की 16 है, O की 15 है और O की कितना है 15। तो यहां पहले क्या करना है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7, ठीक है ना। तो 19 और 1 20 T आएगा, 8 2 10 J आएगा, 1 और 3 4 के लिए D आएगा, 13 4 कितना हो गया 17 17 के लिए Q, और 16 5 कितना हो गया 21 के लिए U, और 15 6 21 21 के लिए U आएगा, 15 7 22 22 के लिए B आएगा। तो U B लास्ट में कहाँ है, तो U B लास्ट में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर U तो Q U B यहाँ पर है, तो यहाँ TJ D Q U B, तो TJ D Q U B, तो यहाँ पर TJ E है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो फर्स्ट वाला सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जिन बच्चों ने आंसर फर्स्ट वाला दिया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो कोई कुछ खास करना था क्या, नहीं करना था। तो 11 का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 का अगर आंसर आप सबने फर्स्ट वाला किया है तो ये प्रश्न आप सबके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो छोटा सा प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। तो इसमें आपको असंगत युग्म बताना है। बाज का सूप लिखा हुआ है, सुअर का बाड़ा लिखा हुआ है, राजा का महल लिखा हुआ है, पक्षी का घोंसला लिखा हुआ है। बताइए इनमें से क्या असंगत होगा। ध्यान से देखिए और बताइए किसमें से क्या असंगत होगा, जल्दी से बताओ भाई। भाई इसमें आप सबको पता है कि यहां पर जो प्राणी है उसके निवास की बारे में बात कर रहा है। जिस पर सुअर बाड़ा में रहता है, राजा महल में रहता है, पक्षी घोंसला में रहता है, लेकिन बाज सूप में नहीं रहता। बाज सूप में नहीं रहता, ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कुछ करना था, नहीं करना था, छोटा सा प्रश्न था, कॉमन सेंस की बात थी। भाई सुअर बाड़ा में रहता है, राजा महल में रहता है और पक्षी घोंसला में रहता है, लेकिन बाज सूप में नहीं रहता। तो ये क्या हो गया, असंगत हो गया। यही जो असंगत है, जो असंगत युग्म है, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों चलने से पहले नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप सबको प्रोवाइड किया गया है, उसमें से प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, समान हिंदी है, इंडियन ज्योग्राफी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, और साथ में साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों पार्ट अवेलेबल है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तीनों पार्ट अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 13, कर दी गई आकृति श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात करना है। तो इसमें से अगली आकृति क्या होगी आपको बताना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया। फिर यहां से देखो, पहले यहां से अगर यहां पर आया तो 90 डिग्री मूव किया, ठीक है, और इसके बाद यहां से यहां पर आया तो 100, पहले यहां 90 डिग्री मूव किया, फिर यहां से सीधे कहां पर आया, यहां पर, तो 135 डिग्री मूव किया, और फिर यहां से यहां पर सीधे आ गया, तो यहां से सीधे कहां पर आ गया, यहां पर, तो यहां से सीधे यहां पर आ गया, तो 90 90, तो यहां पर 180 डिग्री मूव किया। तो यहां पर आपको देखना, तो यहां पर पहले 90 9 4 13 135 180, अब यहां से आपको जो है 225 डिग्री, तो 180 225, तो यहां पर आएगा। तो ये जो एरो होगा ना यहां पर आएगा, और ये एरो कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट इसका आंसर सही होगा। 13 का जिन बच्चों ने फर्स्ट दिया, क्योंकि एरो जो है क्या कर रहा है, तो एरो एंटी क्लॉकवाइज, पहले 90 घुमा, फिर 135, फिर 180, तो बारी किसकी थी, अब यहां पर बारी किसकी थी, अब बारी जो है यहां पर 225 डिग्री की थी। कितने डिग्री की, 225 डिग्री की। 180 और 45 225 डिग्री होता है, तो 225 डिग्री जब रोटेट करेगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पहुंच जाएगा। तो 13 का जो ऑप्शन होगा पहला वाला सही होगा, और जिन बच्चों ने 13 का पहला वाला आंसर दिया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कह निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 3 9 27 81, इस प्रकार से 243 729 और 2187 में से बताना है किसमें से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है। ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो और बताओ इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या होने वाला है। बताइए भाई जल्दी से, सावधानी से कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। ध्यान से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से बताओ भैया। तो सीरीज समझ में आ गई, तो पहले सीरीज को पकड़ो। तो सीरीज को पकड़ने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा, 3 3 9 और 9 3 27, सही लिखा हुआ ये, और 27 3 कितना 81, और 81 3 243, 3 1 3 3 9 24, और 243 3 3 3 9 3 4 12 के 2, और 3 2 6 और 1 7, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी कोष्टक सही है। और यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27 हो गया, और 3 2 6 और 2 8 हो गया, और 3 7 21 हो गया, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। तो दोनों कोष्टक संख्याएं सही है, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा ना वो सेकंड वाला हो जाएगा। दोनों कोष्टक संख्याएं क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा
भाई, क्योंकि ये भी अपनी जगह सही रखा है, ये भी अपनी जगह सही रखा है, तो कुछ गलत करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कहेंगे भैया दोनों कोष्टक संख्याएं क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, एथलेटिक्स उसी तरह स्टेडियम से संबंधित है जिस तरह स्केटिंग से संबंधित है। बताओ भैया, एथलेटिक्स दूसरी तरह, एथलीट जिस प्रकार स्टेडियम में रहता है उसी प्रकार स्केटिंग का रहता है मैदान में, ट्रैक में, रिक में या कोर्ट में। जल्दी से आंसर बताओ भाई, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, और गलत नहीं होना चाहिए भाई, छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से बताओ भैया। बोलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर बताओ भैया। अब भाई देख, सीधी सी कॉमन सेंस की बात है कि जिस पर एथलेटिक्स को दौड़ने या खेलने के लिए स्टेडियम की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से स्केटिंग को दौड़ने मतलब खेलने के लिए रिंग की आवश्यकता पड़ती है, रिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो आंसर होगा भाई, मैदान की आवश्यकता नहीं, ना ट्रैक की, ना कोर्ट की, रिंग की आवश्यकता पड़ती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 16 में। 7 कर्मचारी TUBWXYZ एक विशेष क्रम में अपने फैक्ट्री पहुंचते हैं, YT से ठीक पहले पहुंचता है। कह रहा है कि जो है 7 कर्मचारी हैं, कितने, 7 कर्मचारी हैं। कह रहा है कि 7 कर्मचारी TUBWXYZ एक विशेष क्रम में अपने फैक्ट्री में पहुंचते हैं। Y जो है T से ठीक पहले पहुंचता है। क्या बोल रहा है कि Y T से ठीक पहले पहुंचता है, तो Y जो है वो T से क्या करता है, ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन W के बाद नहीं। प्रश्न कह रहा है कि Y T से ठीक पहले पहुंचता है, तो Y जो है T से ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन W के तुरंत बाद नहीं पहुंचता, ये आपको ध्यान देना है। तो W के तुरंत बाद नहीं। V अंतिम स्थान पर पहुंचता है, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 लोग हैं, तो V जो है क्या करता है, अंतिम स्थान पर पहुंचता है। W T से पहले पहुंचता है, तो W जो है T से क्या करता है, पहले पहुंचता है, ये आपको ध्यान देना है। W T से पहले पहुंचता है, तो हमने बना लिया। उसने देखो प्रश्न ने क्या कहा था, उसने कहा था कि Y T से ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन W के तुरंत बाद नहीं, लेकिन W के तुरंत बाद नहीं पहुंचता, ये भी बात हमको ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये हुआ, कि W यहां पर आएगा, तो यहां W के तुरंत बाद, V अंतिम स्थान पर पहुंचता है, X T के बाद पहुंचता है, तो X जो है T के बाद पहुंचता है, तो X T के बाद पहुंचता है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 1, 2, 3, यहां पर 1 ही हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो एक व्यक्ति बचेगा। तो एक व्यक्ति यहां पर कौन नहीं दिख रहा, Z, तो Z को आप यहां पर बैठा लीजिए, तो Y के बाद W के तुरंत बाद नहीं पहुंचेगा। तो कह रहा है फैक्ट्री पहुंचने वाला दूसरा कौन है, ये आपको आंसर में देना है। तो बताइए यहां पर फैक्ट्री पहुंचने वाला दूसरा कौन है, एक छोटा सा प्रश्न है, तो आंसर बताओ भैया, फैक्ट्री पहुंचने वाला दूसरा कौन है। तो यहां पर Z तो हो गया था क्या, तो W 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। तो प्रश्न में तो कुछ गड़बड़ हो गया भाई, Y T हो गया और इसके बाद यहां पर B हो गया, तो यहां पर B अंतिम स्थान पर पहुंचता है, X T के बाद पहुंचता है, Y T से ठीक पहले पहुंचता है, W के तुरंत बाद नहीं, B अंतिम स्थान पर पहुंचता है, X T के बाद पहुंचता है, उसके तुरंत बाद Z पहुंचता है। ये गलती हो गई भाई, ये हमने पढ़ा नहीं। देखो इसने क्या कहा है कि X T के बाद पहुंचता है, X जो है T के बाद पहुंचता है, उसके तुरंत बाद Z पहुंचता है। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि X के तुरंत बाद कौन पहुंचता है, Z, और सबसे लास्ट में B पहुंचता है। तो यहां पर U का प्लेस हो जाएगा, किसका प्लेस हो जाएगा, ये U का प्लेस हो जाएगा। तो ये जो दोस्तों प्लेस होगा ये किसका होगा, U का प्लेस होगा। तो कह रहा है कि फैक्ट्री पहुंचने वाला दूसरा कौन है, तो दूसरा U आ जाएगा। कौन, U, और U कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 का पहला वाला आंसर सही होगा। प्रश्न ये भी शानदार था, प्रश्न में कोई कमी नहीं थी। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो लेवल होता है तो उसमें सारे प्रश्न आपको आसान नहीं मिलते, 4-5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो सबकी बस की बात नहीं होने वाली है। आइए चलते हैं वीडियो वाले री एग्जाम में। तो 2018 का जो वीडियो री एग्जाम होने वाला है, मैंने बताया था कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक में इसका एग्जाम 100% फिक्स है। और स्टडी 91 ने टॉप 15 मॉक टेस्ट का आयोजन कर दिया है। और ये जो आयोजन होगा, जो टॉप 15 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं वो विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में दिए जा रहे हैं, और मात्र 249 रुपए चार्जेस रखा गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।
कह रहा है यदि बी को 3 एच को 9 लिखा जाता है तो कह रहा है स्कूल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखो भैया बी की वैल्यू 2 होती है, एक बढ़ा दिया 3 लिख दिया, एच की वैल्यू 8 होती है, एक बढ़ा दिया 9 लिख दिया। इसी प्रकार से जो अक्षर की जो प्लेस वैल्यू होगी उसमें एक आपको बढ़ा देना है। तो एस की प्लेस वैल्यू 19, 19 में एक बढ़ा दिया 20 हो गया। सी की प्लेस वैल्यू 3, 3 में एक बढ़ा दिया 4 हो गया। 8 और एक कितना हो गया 9, 15 एक 16, 15 एक 16, 12 और एक कितना हो गया 13 हो गया। तो ये यहां पर 20 हो गया और यहां पर 16 दुनाई 32 ये हो गया, और 32 और 4 कितना हो गया 36, 36 हो गया और 36 हो गया। तो यहां पर और 36 और 9 कितना हो गया 9 45, कितना हो गया 45। तो 45 ये हो गया और 20 ये हो गया और 13 ये हो गया। तो यहां पर कितना आएगा भैया, तो ये 20 10 30 और यहां पर कितना हो गया 33। तो यहां पर आपको 45 और 33 जोड़ लेना है। तो 5 3 8 और 4 3 7 कितना आएगा 78, और 78 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा 78 आएगा। पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो बहुत ही शानदार तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन बताता हुआ चल रहा हूं। अगर स्पीड से आदत नहीं डालोगे, आपको लग रहा होगा कि सर तेज पढ़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चों की बात लग रही होगी कि सर तेज पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर स्पीड से नहीं डाला तो मैं बता दे रहा हूं कि जो आपका 60 मिनट का वक्त है, जो 60 मिनट का वक्त है 80 क्वेश्चन कोई नहीं कर पाओगे, कोई बच्चा टच नहीं कर पाएगा। और अगर पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए तो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा। ये लिखा के रख लो, तो एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा। तो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, तो अगर स्पीड से नहीं किया, क्वेश्चनों को आदत नहीं डाली मेरे साथ में, इसीलिए मैं स्पीड बढ़ा के कर रहा हूं कि आप लोगों का भविष्य संवर जाए। आप लोग जो है जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वहां तक पहुंच पाओ। ये नहीं कि क्वेश्चन तो आपको आने लगा लेकिन स्पीड अच्छी नहीं है तब भी बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। आने के साथ साथ स्पीड भी अच्छी करनी है, क्योंकि ऐसा चैलेंज इस बार इसने एसएससी ने दे दिया हमको कि हमको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से असंगत शब्द बताता है। आयतन छोटा, ऊंचाई और चौड़ाई में से क्या अलग होगा। एक आयतन है, एक छोटा है, एक ऊंचाई है, एक चौड़ाई है, बताइए इनमें से क्या असंगत होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। यार एक छोटी सी बात है भाई, आयतन छोटा, ऊंचाई, देखो आयतन गणितीय में आपको बताता है, ऊंचाई गणितीय में आपको बताती है, चौड़ाई गणितीय में आपको बताती है, लेकिन छोटा बड़ा मोटा ताजा सब गणितीय में आपको बताता है क्या, नहीं बताता। तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा, संगत हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। 18 का सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 में पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज फलक दिया गया है। पारदर्शी कागज फलक को बिंदुगत रेखा में मोड़ जाने पर कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इसको अगर बिंदुगत मोड़ा जाएगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ये जो बिंदु डॉट डॉट हैं, अगर आप इसको मोड़ोगे तो ये जो आकृति है, ये आकृति आपकी क्या करेगी, यहां पर ऐसे जाकर लग जाएगी और ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगी। जो लाल लाल मैंने बना दिया, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो किस में जाएगा, चौथे वाले में जाएगा। जैसे हम इसको मोड़ेंगे तो ये आकृति जाकर वहां मुड़ जाएगी और ये यहां पर लग जाएगी और ये कहां है, चौथे वाले में। बताओ कुछ करना था क्या, फ्री का नंबर था, क्या था, फ्री का नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। असंगत को पहचानिए भाई, ई का अपोजिट बी होता है, के का अपोजिट पी होता है, डी का अपोजिट एक्स नहीं होता, एच का अपोजिट एस, ये क्या हो गया, असंगत। क्यों, क्योंकि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है और एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है। तो ई का अपोजिट बी हो गया, के का पी हो गया, एच का एस हो गया, लेकिन डी का अपोजिट एक्स नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा तीसरा। जितना तेजी से आंसर दे सकता हो उतना तेजी से आंसर दो, दिमाग की उपज को बढ़ाओ। और अगर एक बार मेरे साथ कर ले गए ना बेटा, मैं वादा करता हूं कि बहुत ज्यादा आपको समय लगेगा 20 क्वेश्चन करने में, 15 मिनट का, उतने में मैं आपको सिखा दूंगा और यही 5 मिनट आपका बच जाएगा, मैथ में लगा देना, आसानी से काम बन जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले दोस्तों यहां पर देखिए, यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसमें से कंप्लीट कोर्स के साथ मात्र 999 रुपए में। कितने में, तो जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इसमें लिमिटेड पीरियड ऑफर भी है। मैं आपको बता दूं कि आपको एक लिमिटेड ऑफर के साथ ये बैच आया है और जो बच्चे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो 999 रुपए में इस बैच को लेकर अपना जुड़ सकते हैं स्टडी 91 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। कह रहा है कि एक पंक्ति में 6 छात्र बैठे, अकबर जो है बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर है।
तो मान लो अकबर जो बीच में एक व्यक्ति बैठा होगा, कितने लोग हैं, एक पंक्ति में 6 छात्र हैं, तो 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है ना। तो 6 छात्र हैं तो 3 और 3 6, एक पंक्ति में 6 छात्र बैठे, अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर है। तो भाई बीच में बैठा व्यक्ति तो किधर भी हो सकता है, अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर है, लेकिन सोनकर के दाईं ओर है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर हम नहीं कर सकते भैया, क्योंकि कह रहा है कि एक पंक्ति में 6 छात्र हैं, अगर 6 छात्र हैं तो बीच में, ठीक बीच में नहीं बैठा सकते। अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर है, चलो इसको छोड़ दो पहले, लेकिन सोनकर के दाईं ओर है। तो अकबर जो है वो सोनकर के क्या है, दाईं ओर है। तो अकबर जो है वो सोनकर के क्या है, दाईं ओर है। तो अकबर को हमने सोनकर के दाईं ओर बैठा दिया, अकबर लेकिन सोनकर के दाईं ओर है, ठीक है ना। प्रकाश देवा के दाएं है और राम प्रकाश के दाएं है। राम बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर है, तो कौन व्यक्ति बीच में बैठा है ये आपको बताना है। अब इसको ध्यान से सुनो, उसने कहा है प्रकाश देवा के दाएं हैं, जो प्रकाश है वो देवा के क्या है, दाएं हैं। तो प्रकाश देवा के दाएं हैं और राम प्रकाश के दाएं हैं, और जो राम है वो किसके दाएं हैं, वो प्रकाश के दाएं हैं। ये आपको ध्यान देना है। राम बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि राम जो है बीच में बैठे व्यक्ति से क्या है, दूसरे स्थान पर है। तो ये आपको जो है ध्यान देना है। तो राम जो है बीच में बैठे व्यक्ति के साथ कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो इस बात का हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर प्रकाश, राम और कौन हो गया, देवा हो गया। तो यहां पर आपको ध्यान दें, लेकिन शेखर के दाईं ओर है। प्रश्न ने कहा कि अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर है, लेकिन शेखर के दाईं ओर है, लेकिन शेखर के क्या है, दाईं ओर है। शेखर है, सोनकर नहीं है, ये क्या है, ये शेखर है। ये क्या है, ये शेखर है, ठीक है। अब प्रश्न देखो कहा है, इसने कहा है कि अकबर जो है बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर। तो अकबर जो है बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर, तो मान लो बीच में बैठा व्यक्ति देवा हो गया, तो देवा के बाईं ओर कौन है, अकबर। तो ये अकबर आएगा और यहां पर कौन आएगा, शेखर आएगा। यहां पर कौन आएगा, शेखर आएगा। तो बीच में बैठा व्यक्ति देवा हो गया। उसने क्या किया, राम बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर, तो राम बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर है ना, इस हो गया। तो कह रहा है कौन व्यक्ति बीच में बैठा है। दोस्तों यहां पर 6 लोगों का पोजीशन बताया है, लेकिन 5 लोगों को ही बैठाल रहा है। 2 2 4 और 1 5, बैठाया तो 6 लोगों को है, लेकिन बैठाल कितने लोगों को, 5 लोगों को रहा है, तभी ठीक बीच में देवा मिल पा रहा है। कह रहा है कौन व्यक्ति बीच में बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, देवा बैठा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो जिन बच्चों ने देवा आंसर लगाया है तीसरा वाला, उन बच्चों का फुल नंबर कंप्लीट मिलेगा, ठीक है ना। आइए 21 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि सभी पेपर किताबें हैं और सभी किताबें पपीता है। तो यहां पर उसने बोला है कि सभी पेपर, जितने भी पेपर हैं वो सारी के सारे क्या हैं, किताबें हैं। ध्यान से देखना भाई, आप आंसर देना शुरू करो भाई। उसने कहा है कि सभी पेपर किताबें हैं और सभी किताबें क्या हैं, पपीता हैं। और जितनी भी किताबें हैं और जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, पपीता में कन्वर्ट हो गई। तो ये डायग्राम बनेगा। आंसर दो अब सभी लोग। निष्कर्ष करें कि सभी पेपर पपीता है, तो सभी पेपर पपीता एब्सोल्युटली राइट हो गया। कुछ पपीता पेपर एब्सोल्युटली राइट हो गया। तो दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, तो चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा वाला, चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। उसने कहा कि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो 22 का जो आंसर होगा चौथा वाला होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को बदलने की आवश्यकता है, 20 डिवाइड 20। तो बताइए किन 2 चिन्हों को मतलब चेंज कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए में प्लस और डिवाइड को चेंज कर दिया जाए, या डिवाइड और माइनस को चेंज कर दिया जाए, या डिवाइड या गुणा को चेंज कर दिया जाए। आपको आंसर बताना है किसमें से किसको चेंज कर दिया जाए। बताइए जल्दी से, किसको चेंज कर दिया जाए, या प्लस और गुणा को चेंज कर दिया जाए। जल्दी से आंसर बताओ भाई, किसको चेंज कर दिया जाए। जल्दी से आंसर बताओ, किसको चेंज कर दिया जाए। अगर हम माइनस और डिवाइड को चेंज कर दें, अगर हम माइनस और डिवाइड को, तो मतलब डिवाइड और माइनस को चेंज कर दें, दूसरा वाला देखो भाई, मुझे लगता है यहीं से आंसर आएगा। तो यहां 20 माइनस 20 आएगा, और प्लस और 20 और कितना आएगा, 20 और डिवाइड 20 आएगा, और इसके बाद गुणे कितना आएगा, 20, और बराबर कितना होना चाहिए, 20। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां कितना बचेगा,
20 बचेगा, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर 23 का सेकंड वाला आएगा, और जिन बच्चों ने सेकंड वाला दिया होगा उन बच्चों का आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? तो यहां पर सेकंड वाला आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 20 बचेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उन अक्षरों युग्म का चयन कर दी गई श्रृंखला से अगला आएगा, ए सी डी एफ जी एच जे के एल एम आई ओ क्यू आर एस। बताओ इसमें से अगला क्या आएगा, बोलिएगा। इससे प्रकाश सीरीज का एफ जी एच और जे के एल एम, जे के एल एम, बताइए इसका अगला क्या आएगा? सभी लोग जल्दी से बताओ भैया, क्या आएगा इसका सही जवाब? यहां पर मुझे कुछ गलती नजर आ रही है। ए है, सी डी एफ जी एच है, जे के एल एम है, तो यहां पर आएगा ओ पी क्यू आर एस। अब सही है, अब इसको बनाओ भाई, ओ पी क्यू आर एस, अब सही है। तो ए के बाद बी को छोड़ा, सी डी आया, ए बी सी डी ई को छोड़ा, एफ जी एच आया, एफ जी एच आई को छोड़ा, किसको छोड़ा, आई को छोड़ा, आई के बाद जे के एल एम, एम के बाद एन को छोड़ा, ओ पी क्यू आर एस, अब टी को छोड़ दो, टी के बाद क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। देखो 1 2 3, यहां 4, 2 2 4 1 5, तो यहां 6, 2 2 4 1 5 और 1 6, तो यहां पर क्या आएगा, यू बी डब्ल्यू एक्स, तो यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, तो यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये कहां है, फर्स्ट वाले में। तो एक एक लेटर को छोड़ रहा है और एक एक अक्षर संख्या को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो 24 का आंसर होगा ना, वो पहला वाला होगा। तो 24 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला वाला होगा। आइए 24 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताओ भैया, 5/6 को 121 लिख रहा है, तो 8/9 को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ भाई, 5/6 को 121 लिख रहा है, तो 8/9 को क्या लिखा जाएगा? आप सबको बताना है। तो कुछ खास करना नहीं है भैया, कुछ नहीं खास करना। 5/6, तो 5 और 6 को जोड़ दो, तो 5 और 6 11, 11 के स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। यही काम यहां भी करिए। 8 और 9 को जोड़ दो, 8 और 9 कितना हो गया, 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 289 कहां है, 289 का है तीसरे वाले में। बताओ कुछ करना था क्या, नहीं करना था? तो 5 और 6 को जोड़ दिया, 121 मिल गया, 11 का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार से 8 और 9 को जोड़ दिया, तो यहां पर 17 के स्क्वायर कितना हो गया, 289 हो गया। तो दोस्तों जो 25 क्वेश्चन का जो सीरीज था आज का, बहुत ही स्पीड के साथ हमने इसको समाप्त करने का प्रयास किया है। और मैंने कहा था कि आज बातचीत न करके सिर्फ क्वेश्चनों में फोकस करते हैं। और अब आप सबको अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों कि आप सबको एक प्रश्न, ये सीरीज ये आपको बेहतर लगी होगी, क्योंकि मैंने किसी भी बच्चे का एक भी टाइम इन्वेस्ट करने का प्रयास नहीं किया और बहुत ही शालीनता के साथ एक एक प्रश्न को करने का प्रयास किया है। देखिए कभी कभी मैं आपसे बात करता हूं, कभी कभी मैं आपसे बात नहीं करता हूं, इसलिए नाराज मत होना, क्योंकि समय की जैसी मांग होगी वैसा हमको काम करना पड़ेगा। और समय की मांग को नहीं समझेंगे तो समय फिर हमको जो है उस मांग को जो तरसा देगा। ठीक है ना, इतना तो समझदार आप सब हो ही गए हो। तो चलो दोस्तों, सभी लोग जितने बच्चे जुड़े हुए, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये जो 2019 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हम कर रहे हैं, अगर ये आपको बेहतर लगा हो, समझ में आया हो, तो अच्छा लगा हो, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे एक नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ, SSC GD के। थैंक यू आप सभी को।